रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे यारों, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, वेरी गुड आफ्टरनून आदित्य, वेरी गुड आफ्टरनून मेरा तन्वी। दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लिरिक्स हैं भजन के भाई साहब, दिल को छू जाते हैं जी। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, कहते हैं ना वो एक लाइन है कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भाई करने वाला कोई और है, नाम हमारा हो रहा है बस। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी के? मस्त बोझ बाहर। तो फाइनली आज से हमारी नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है संजीवनी बूटी। बच्चे कह रहे हैं नाम कहां कहां से चुन के लाते हो, कभी डमरू बजाते हो, कभी त्रिशूल उठा लेते हो, कभी संजीवनी बूटी चलाते हो। आपको पता है मार्केट में कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या नाम रखा डमरू। मार्केट में तो लोग कुछ भी कहते हैं, मार्केट वालों का क्या, कुछ तो लोग हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अब ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। आसमान में तो उनको भगवान ने एक आधा काम दिया है, उन्हें करने दो। कई बार कहते हैं बदनामी के अंदर भी नाम होता है, तो अच्छी बात है। जो लोग थोड़े बहुत नहीं जानते होंगे कम से कम सर्च तो करेंगे कि इस नाम की मैराथन कौन ले रहा है। ठीक है, फिर शायद वो कभी देखें, उनको अच्छी लगे, वो उनको भूल जाए, हमें याद रखें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ऐसा चलता रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है जी। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है नहीं। अच्छा आप सुनो ध्यान से, अब संजीवनी बूटी ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि संजीवनी बूटी का मतलब होता है कि जो आदमी ऑलमोस्ट मर चुका हो, जो आदमी ऑलमोस्ट जिसके अंदर जान खत्म होने वाली हो, उस टाइम अगर उसको संजीवनी बूटी दे दी जाए ना तो वो इंसान भी जिंदा हो जाता है। और वो तुम्हारे वही हालात हैं, तुमने प्रोविजन तो घुट घुट करके पी लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, बट तुम सब जानते हो कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं तो हमारे हाथ कितने टाइट हो जाते हैं। अब वो क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आता, क्वेश्चन हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। और आप सब जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन से हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे सारे प्रोविजन पढ़ के। ठीक है ना, और प्रोविजन हम बहुत पढ़ चुके हैं, हमने त्रिशूल बैच के अंदर भी प्रोविजन पढ़े, जबकि हमने वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, बट साथ में प्रोविजन भी पढ़े हैं। रेगुलर बैच आपने कहीं से पढ़ा होगा, प्रोविजन आपने वहां पर भी पढ़े होंगे। मैराथन्स हमारी चल रही हैं, मैराथन के अंदर भी हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं। मेन बात अब ये निकल के आ रही है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। एक तो ना सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि गाबा सर एक बात बताओ, आपने संजीवनी बूटी रखा तो रखा, ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात हमारे पल्ले पड़ गई। ये एक बात बताओ, ये एक नया वर्ड आप कौन सा लेकर आ गए? ये EFQ का मतलब क्या होता है गाबे के बच्चे? हैं नहीं, गलती से MCQs तो नहीं लिखना था भाई, MCQs को तुमने EFQ लिख लिया हो, या कोई गलती वलती हो गई हो, तुमने अपना बैनर खोल के देखा है कि EFQ का मतलब क्या है? तो EFQ का मतलब होता है एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। क्या होता है? एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर 100% बन सकते हैं, उसको EFQ बोलते हैं। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो EFQ का मतलब होता है एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर को बहुत अच्छे लगते हैं
उसको लगता है कि मैं क्वेश्चन में डालूं, हाँ भाई इस बार अगर मैं ये क्वेश्चन डालूंगा तो उसमें बच्चा गलती कर सकता है, तो वो सारे के सारे EFQ जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब तुम्हें लगा पता नहीं क्या ही गलती हो गई, MCQs तो नहीं लिखना था, ये तो नहीं करना था, वो तो नहीं करना था, तो ऐसा नहीं है। EFQ का मतलब है एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा एक बात मेरी और सुन लो जी, अब काफी टाइम से बच्चे MCQs कर रहे हैं, सर MCQs भी हैं, MCQs भी हैं, MCQs भी हैं, MCQs भी हैं, तो क्या MCQs आप अलग से कराएंगे? तो मैं बता दूं MCQs की मैं अलग से एक मैराथन, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं, एक मैराथन मैं प्लान कर लूंगा। और वो मैराथन जो होगी आप ये मान के चलो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, या दिसंबर के मतलब आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जैसे 7 तारीख को तो हमारी मैराथन है, तो या तो मैं 7 तारीख की मैराथन से पहले रख लूंगा, बट वो ज्यादा लंबी नहीं होगी, वो 12 घंटे की नहीं होगी, वो 5 या 6 घंटे की मैराथन होगी। उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो मैं सारे खत्म करवा दूंगा जी, ठीक है। जब आपसे मैंने एक बार वादा कर दिया कि MCQs की मैराथन ले लूंगा तो मतलब ले लूंगा, आप निश्चिंत रहो। बट ऑलरेडी MCQs मैंने अपने YouTube चैनल पे करवाए हुए हैं, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो, उन मैराथन को भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट वही MCQs मुझे दोबारा करवाने हैं, क्योंकि MCQs गिने चुने हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार कोई नई MCQs होने हैं। बट कई बच्चों को लगता है नहीं सर हम लाइव ज्वाइन करें तो अच्छा कनेक्शन बनता है, तो टेंशन मत लो, 5 से 6 घंटे की मैराथन मेरी तरफ से एक मैराथन ड्यू है, और मैं डेट बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा और MCQs भी करवा दूंगा, उसके आप निश्चिंत रहो जी। तो सर क्या हमें ये सेशन अटेंड करने जरूरी है? बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जी। आपको मैं बता रहा हूं सर, MCQs की बात हो जो कुछ बात हो, जो मैं इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो सबके लिए जरूरी है जी, वो सब बच्चों के लिए जरूरी है। सिंपल सी बात है, जो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना प्लान दे रहा हूं कि भैया किस तरह से हमें इसमें चलना है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मुझे मतलब क्वेश्चन तो करवाने ही करवाने हैं, साथ में थोड़ा मुझे प्लान देना है, ठीक है। बाकी पूरी जो मतलब पूरे क्वेश्चन जो होंगे वो अगली क्लास से हमारे स्टार्ट होंगे। मतलब आज वाली क्लास में थोड़ा सा इंट्रो भी होगा, थोड़े से क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन कौन से होंगे उसका PDF मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे। अब सुनो ध्यान से, मेरा प्लान क्या है, पहले मेरा प्लान सुनो। मेरा प्लान क्या है, आप सब जानते हो 2 चीजें हैं, एक तो मेन हमारा जो है वो GST है, एक मेन हमारा जो है वो इनकम टैक्स है। अब मैं ये प्लान करके चल रहा हूं, देखो अभी हमारा इनकम टैक्स जो है ना वो त्रिशूल बैच में भी चल रहा है। आज हमने हाउस प्रॉपर्टी किया, हाउस प्रॉपर्टी के उसके अंदर हमने क्वेश्चन भी खत्म कर लिए। ऐसे अगला चैप्टर हमारा त्रिशूल बैच में सैलरी है, तो सैलरी के क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि 7 से 10 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं GST को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम GST के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ GST के क्वेश्चन करने हैं। GST का त्रिशूल बैच भी हो गया, GST की मैराथन भी हो चुकी है, GST के क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे, तो GST हमारा 100% खत्म हो जाएगा। इसके अलावा GST में कुछ नहीं बचेगा जी। तो आप ये मान लो कि आज से मैं स्टार्टिंग करके चल रहा हूं जी, आज से हम GST की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आने वाले 7 से 10 दिन काउंट कर लो, आज अगर 25 तारीख है तो आप ये मान के चलो कि 2 से 3 दिसंबर तक, मतलब 2 से 3 दिसंबर तक हमें सिर्फ और सिर्फ GST के क्वेश्चंस करने हैं। अब बार बार मत पूछना कि इनकम टैक्स के कब होंगे, तो पहले 7 से 10 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ GST के क्वेश्चन करने हैं। GST का रेगुलर बैच, GST का त्रिशूल बैच, GST की मैराथन और GST की संजीवनी बूटी। इसके बाद आप GST में मार नहीं खाओगे, आपको एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन किया हुआ मिलेगा अगर आप ये सेशन भी अटेंड कर लेते हो, बस ये पर ध्यान दो। फिर जब GST के क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर ये लगा लो 3 या 4 दिसंबर से हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। और कब तक लेके चलेंगे, जब तक आपके एग्जाम होंगे उससे पहले तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इनकम टैक्स के होंगे। और आप सब जानते हो इनकम टैक्स में आपके हाथ बहुत टाइट हैं, तो मैं चाहता हूं उसको मैं एग्जाम तक लेके जाऊं, ठीक है ना, ताकि कम से कम आपको तारा याद रहे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन हमने इसमें किया हो 4 दिन पहले वो एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये लगा लो 3-4 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे, और जब तक आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले तक हम सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का ये आपको समझ में आ रही है मेरी बात?
तो आज हम जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। ये संजीवनी बूटी हमारी सीरीज कब तक चलेगी? जब तक आपके एग्जाम नहीं आएंगे तब तक ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। डेली आपको 2 घंटे मेरे को देने पड़ेंगे। 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और कौन कौन से पॉइंट उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं बता दूंगा। तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, तुम उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो टेंशन तुम्हारी नहीं है। मैंने पहले भी बोला पेपर कहने को तुम्हारा टैक्स का होगा, बट पेपर तुम्हारा नहीं है। टैक्स वाला पेपर जो है वो मेरा है, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। तो पेपर तुम्हारा नहीं है, पेपर मेरा है, तुम उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें वो टेंशन नहीं लेनी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। चलो यह बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से। अब बच्चा कह रहा है सर जीएसटी के क्वेश्चन हम कहां से करेंगे? अब ये भी बता दो सर आप जीएसटी के क्वेश्चन कहां से कराओगे? तो सुनो ध्यान से। अब जीएसटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आईसीएआई के मॉड्यूल के हैं, सारे नहीं कह रहा, मैंने क्या बोला, एक दिमाग में लेके चलना, सिर्फ ईएफक्यूज, सारे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ईएफक्यूज जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वही मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ पॉइंट होगा जो टेक्निकल होंगे, जो पेपर के अंदर बन सकते हैं। फुद्दू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पर। ये नहीं कि 1 + 1 2 हो गया तो 1 + 1 2 हो गया तो वो क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं। जिसमें थोड़ा दिमाग चले, जो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन है, जो आपस में इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चन है। तो आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चन, आईसीएसआई मॉड्यूल के जितने भी ईएफक्यूज होंगे वो भी सारे करवा दूंगा, और सीएमए के मॉड्यूल के जो भी मेरे को लगेगा कि हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप सब जानते हो आईसीएसआई वाले तो नहीं करते, बट आईसीएआई वाले आरटीपी इशू करते हैं और एमटीपी इशू करते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर। और आपको एक बात बताऊं, सीएस के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन बने पिछले एग्जाम के अंदर आईसीएआई की आरटीपी के अंदर से। तो मतलब जो सीए वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सोना है ही है। जो सीएस वाले बच्चे हैं ना, ये समझ ले कि आपका टैक्स का पेपर जो है उसकी खान जो है ना, खान वो ये है। क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, सीए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम सीएस के एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी चीजें मैं इन्हीं 7-8 दिन के अंदर करवा दूंगा। सिंगल क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि जब तुम पेपर देखोगे ना तुम्हें फील होगा कि सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम में किए हुए। तो सिंपल सी बात है, समझ के चल लो, उन आईसीआई का मॉड्यूल हो, आईसीएस का मॉड्यूल हो, या सीएमए वाले मॉड्यूल हो, या उनकी आरटीपी, उनकी एमटीपी, जितने भी ईएफक्यूज होंगे ना, सारे इन्हीं सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। और इसके बीच में जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो एमसीक्यूज भी करेंगे, और एमसीक्यूज मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यूज की मैराथन में अलग से लेके चलूंगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं तो समझ में आ गया। मटेरियल क्या होगा, हर क्लास से पहले जहां से मुझे क्वेश्चन करवाने होंगे उसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करूंगा। आप सारे बच्चे वहां पे कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे वहां पे कनेक्टेड रहना। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डालूंगा, उसको डाउनलोड करके बैठ जाना, उसी में से हम क्वेश्चन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। आशु मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमसीक्यू उसकी मैराथन ले लूंगा भाई। अब क्या चाहते हो मेरे से यार? अब तो यार इसके बाद तो मैं भाई तुम्हारे एग्जाम देने चल सकता हूँ यार। अब मेरी जान ले लो यार, इसके बाद तो क्या ही करोगे बताओ। अब जब मैंने एक बार कह दिया कि मैराथन ले लूंगा तो ले लूंगा। सर ये कब होगा, ये कब होगा? जो मैं करा रहा हूं पहले वो तो कर लो। ये सब कुछ तुम्हारे पेपर में ही बनेगा भाई, ये सब कुछ तुम्हारे पेपर के अंदर ही बनेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सिलेबस में जीएसटी है ना, जीएसटी है ना, क्वेश्चन आते हैं ना उसके अंदर, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो उस चीज की? नालायक, हद होगी तुम्हारी बिल्कुल ही। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब आपको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी। अब सारे बच्चे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। टाइमिंग सुन ले। टाइमिंग हमारी जो होगी वो डेली 2 से लेके 4 बजे तक की हमारी टाइमिंग होगी। ये दोपहर का टाइम मैंने क्यों चूज किया है? क्योंकि इसी टाइम पे तुम्हें नींद आती है। इसी टाइम पे जब तुम्हें नींद आती है ना, तो अगर यही टाइम मैंने तुम्हारा पकड़ लिया तो नींद का टाइम तुम्हारा निकल जाएगा। और यही टाइम, जबकि मेरे लिए टाइम बहुत रिस्की है, इस टाइम पर बच्चे लाइव बहुत कम आते हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम अच्छा लगता है शाम का, बच्चों को टाइम अच्छा लगता है सुबह का, और मैं आ रहा हूं दोपहर को, और वो भी लंच के टाइम पर जब नींद आती है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कम आए ज्यादा आए, मेन हमें उनसे मतलब है जो बच्चा पास होना चाहता है। मैं यहाँ पे ये देखने के लिए नहीं बैठा कि 2000 बच्चा लाइव आए या कितने बच्चों ने क्लास देखी है। मैं ये देखने के लिए बैठा हूं जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, हर एक बच्चा इसके पास पास होना चाहिए।
और जो अपनी नींद का सेक्रीफाइस कर देगा, जो नींद को त्याग करके ये सेशन देख लेगा, रिजल्ट अपना चेक कर लेना, आपका रिजल्ट में पास लिखा होगा। बट नींद त्याग करनी पड़ेगी, आपको अपनी दोपहर को छोड़ना पड़ेगा। भैया दोपहर को छोड़ के मैं यहां पर बैठूंगा, बस ये पर ध्यान दो। तो टाइमिंग हमारी डेली 2 से 4 बजे तक की टाइमिंग होगी, टाइमिंग नोट कर लेना। सर क्लास MWF में होगी, TTS में होगी, डेली क्लास होगी। जब मैंने बोल दिया कि मंडे टू सैटरडे डेली क्लास होगी, ठीक है ना। बीच में अगर एक आधा दिन कोई मेरी मैराथन का हुआ या अर्जेंट मुझे कोई दिक्कत आ गई, जाना पड़, जैसे मैं पहले बताता हूँ, कल मेरी क्लास नहीं होगी क्योंकि आपको मैंने कहा भी था मैराथन के अंदर की, शायद आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना हर एक चीज की प्रायोरिटी होती है। मेरी नानी जी भी एक्सपायर हो गए थे, अब नानी जी एक्सपायर हो गए मेरी मैराथन से एक दिन पहले। मैंने मैराथन नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे फादर साहब ने बोला तूने कमिटमेंट कर रखी है, कोई बात नहीं, तू बाद में आ जाइए। तो मुझे पता है मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मुझे पता कि आपका फ्यूचर कितना जरूरी है। जबकि मेरा जाने का इतना मन था कि नहीं यार मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई है, मेरा जाना बनता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मैंने मैराथन लेने का वादा कर दिया तो कर दिया। तो कल उनकी 13वीं है, जो पगड़ियां होती हैं, तो कल मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा। तो कल मेरी कोई भी क्लास नहीं है, कल उनकी पगड़ियां हैं, इसलिए मैं क्लास वहां नहीं ले पाऊंगा। तो कल मुझे पंजाब जाना है, इसलिए कल मेरी क्लास नहीं होगी, बट परसों से मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा 2 से 4, बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो परसों से हम डेली बेस पर मिलेंगे 2 से 4। टाइमिंग आपको मैंने बता दी। कहां से क्वेश्चन करेंगे सारे पता लग गए, ICAI, ICSI, CWA क्वेश्चन, ICAI की RTP, MTP, सब कुछ हम इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल तुम टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। अब बस यहां पे आके डेली 2 घंटे तुम मुझे दे देना, सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब ये रहे नोट्स, जिनके नोट्स नहीं खुल रहे कोई बात नहीं, मैं नोट्स दोबारा से भेज दूंगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे खोले हैं ना, ये इस बार की RTP है जो CA इंस्टीट्यूट ने इशू की है, GST की। CA वाले बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं, होपफुली देख रहे होंगे, उनके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस बार इसमें से बनेगा। और CS वाले बच्चे ध्यान दें, उनके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मुझे बनने की उम्मीद है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर से जो मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ जी। और CMA वाले बच्चे भी ध्यान दें, उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो होने वाला है ना, ये डॉक्यूमेंट जो होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बहुत शिद्दत से पढ़ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है। इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी फटाफट से, ये क्वेश्चंस आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन है, पूरा केस स्टडी दी हुई है, देखो लंबी चौड़ी केस स्टडी है, ये लंबी चौड़ी केस स्टडी है। और इस केस स्टडी के बाद इन्होंने कुछ MCQs क्वेश्चन पूछे हैं, हमें ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ के इनके MCQs के आंसर देने हैं। और उसके बाद फिर MCQs देने के बाद ना, फिर हमारे यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जी। तो आ जाओ एक बार फटाफट से 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है जी। अब मैं लाइव चैट बिल्कुल बंद कर रहा हूँ क्योंकि लाइव चैट में टाइम वेस्ट वाली बात है। इधर देख लो ध्यान से, इधर देखो, एक बार चेक करो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, कह रहे विंटेज सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पहली बात तो विंटेज सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड पहले बताओ, प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक कंपनी है, इंडिविजुअल है, फर्म है? तो कंपनी है। तो पहली बात ये जो है एक कंपनी है, ठीक है जी। इसका नाम उन्होंने दे दिया VCPL। नाम क्या है? VCPL। कह रहे VCPL इज ए लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स ऑपरेटिंग इन सेवरल स्टेट अक्रॉस इंडिया, मतलब इसके अलग अलग मल्टीप्लेक्स हैं अलग अलग स्टेट में। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, इसका जो मेन ऑफिस जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र। एंड इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द मल्टीपल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कंपनी जो है ये मल्टीपल स्टेट में रजिस्टर्ड है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, अब एक कंपनी है सेम पैन के अंदर, अब सेम पैन के अंदर मल्टीपल स्टेट में ऑफिस है, सेम पैन के अंदर मल्टीपल स्टेट में ऑफिस है और इसका मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो सर्विस वाले केस में 20 लाख की लिमिट होती है, तो 20 लाख की लिमिट वो क्रॉस हो चुकी होगी। और एक बात मैं और बताओ, जो हम रजिस्ट्रेशन में 20 लाख रुपए की लिमिट चेक करते हैं,
तो क्या वो अलग अलग स्टेट में चेक करते हैं या एग्रीगेट चेक करते हैं? बताओ देखो सारे बच्चे बताओ, जो हम ये लिमिट चेक करते हैं क्या वो अलग अलग चेक करते हैं या एग्रीगेट चेक करते हैं? एग्रीगेट चेक करते हैं। अगर आपको याद आ रहा, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सेम पेन में जितने भी ऑफिस हैं उनको एग्रीगेट लिमिट हम चेक करेंगे। अगर एग्रीगेट लिमिट 20 लाख से ऊपर होगी तो रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी है, बस ये पर ध्यान दो। तो इसके मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो अगर मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ऊपर है। भाई ये बात तो समझ में आ गई, टर्नओवर जो है ना, टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर है, बस ये पर ध्यान दो। ये बात तो हमें क्लियर हो गई होगी। आगे देखो फिर वो क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी ऑफर कर रही है क्या? मूवी टिकट, फूड एंड बीवरेजेस एंड अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस। मतलब कंपनी कई सारी सर्विस दे रही है। कंपनी मूवी टिकट्स हो गया, फूड हो गया, बीवरेज हो गया एंड अदर एंटरटेनमेंट की सर्विस दे रही है, अच्छी बात है। कह रहा है द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज 175 करोड़। ओ भाई साहब, मतलब पिछले साल की टर्नओवर 175 करोड़ रुपए है। सारे बच्चे बोल दो, पिछले साल की टर्नओवर अगर 175 करोड़ है तो क्या ये कंपनी इस साल कॉम्पोजिट स्कीम ले सकती है? क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ लो, जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता। हेलो ओ चिंटू, जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है। अब क्वेश्चन पढ़ने का क्या तरीका है वो तुम्हें बता रहा हूं जी। पिछले साल की टर्नओवर 170 करोड़ है, क्या एक कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा? मतलब ही नहीं है। कॉम्पोजिट स्कीम लेने के लिए पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख होनी चाहिए, मतलब 1.5 करोड़ होनी चाहिए। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, कितनी है? 175 करोड़ है, तो कॉम्पोजिट स्कीम का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। कह रहा है कंपनी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ रुपए टिल जून इन द करंट ईयर। लो भाई साहब, 35 करोड़ रुपए क्रॉस करगी इस जून में। भाई साहब 35 करोड़ रुपए, मतलब कहां रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है 20 लाख, मतलब कहां लिमिट 20 लाख है, इसकी टर्नओवर क्रॉस कर रही है 35 करोड़ रुपए जून तक। आप समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा टर्नओवर है। आगे देखो फिर, कह रहा है इन जुलाई क्या हुआ, इन जुलाई VCPL ओपन ए न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात। इसने एक नया मल्टीप्लेक्स खोला गुजरात में। वेयर इन द कमर्शियल ऑपरेशन विल कमेंस फ्रॉम अगस्त 1, जहां पे कमर्शियल ऑपरेशन चलाएंगे 1 अगस्त से। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, इसने एक नया मल्टीप्लेक्स गुजरात में खोला। तो गुजरात में जो इसने नया मल्टीप्लेक्स खोला, क्या वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं है? सारे बच्चे बोल दो, मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या गुजरात में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं है? मतलब क्या ये गुजरात में 20 लाख की वेट करेगा या इसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? बस मेरे को बता दो, क्या ये 20 लाख की वेट करेगा या इसके लिए कंपलसरी है? जल्दी बोल दो, क्या 20 लाख की वेट करेगा? मतलब ही नहीं होता। जब सेम पैन में मल्टीपल ऑफिस हैं, जब सेम पैन के अंदर मल्टीपल ऑफिस हैं और वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं, तो 20 लाख की वेट क्यों करेगा? 20 लाख की लिमिट तो आराम से क्रॉस हो चुकी होगी। जब 20 लाख की लिमिट आराम से क्रॉस हो चुकी होगी तो गुजरात के अंदर भी करवाना जरूरी है। गुजरात के अंदर कोई 20 लाख की लिमिट थोड़ा चेक करेगा, तो गुजरात के अंदर भी यहां पर भी करवाना जो है वो कंपलसरी है। कोई 20 लाख की वेट नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे ड्यू टू ऑपरेशन इन द मल्टीपल स्टेट में ऑपरेशन करने की वजह से द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑपरेशन आर हैंडेड बाय centralized team at the corporate office. The same team is also responsible for filing the GST return for all GST registration of the company. मतलब उन्होंने इतने सारा काम हो गया, इतना सारा काम हो गया, उन्होंने एक टीम बिठा दी। अब वो टीम क्या करती है? वो रिटर्न फाइल करती है और वही क्या करवाती है? वो करवाती है रजिस्ट्रेशन जी। ठीक है, अच्छी बात है। अब कह रहा है कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन लीजिंग ऑफ स्पेस टू इंडिपेंडेंट वेंडर इन its food court against rental charges for the purpose of increasing the source of revenue। क्या कह रहे हैं? कह रहे ये कंपनी जो है, ये कंपनी स्पेस लीज पर भी देती है। ये कंपनी जो है ये स्पेस लीज पर देती है। किसको देती है? इंडिपेंडेंट वेंडर को। कहां पर? उनके फूड कोर्ट में दुकानें खोलने के लिए। और क्या चार्ज करती है? रेंट चार्ज करती है। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। अब सारे बच्चे बोल देना, ये कंपनी ये जो लीज पे दे रही है स्पेस, क्या ये रेजिडेंशियल स्पेस लीज पे दे रही है या कमर्शियल स्पेस लीज पे दे रही है? बताओ सारे बच्चे बताओ जी, ये स्पेस लीज पे कौन सा दे रही है? ये जो स्पेस लीज पे दे रही है मैं कौन सा दो? ये जो स्पेस लीज पे दे रही है
ये रेजिडेंशियल स्पेस लिस्ट पे दे रही है या कमर्शियल स्पेस लिस्ट पे दे रही है? कमर्शियल। अब अगर ये कमर्शियल स्पेस लिस्ट पे दे रही है, याद करो हमने जीएसटी में एग्जाम्पशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर तुम्हें एग्जाम्पशन वाला चैप्टर नहीं पता तो मैंने यूट्यूब पे एग्जाम्पशन वाले चैप्टर की क्लास डाली हुई है। मैंने एग्जाम्पशन वाले चैप्टर की 2 क्लास डाली हुई है। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, एग्जाम्पशन के चैप्टर में लिखा हुआ है अगर हम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर किराए पर देते हैं रहने वाले पर्पस के लिए तो वो एग्जम्प्ट होती हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर देता हूं तो एग्जम्प्ट होती हैं। अब ये कंपनी कमर्शियल बिल्डिंग किराए पर दे रही है तो क्या ये एग्जम्प्ट है या जीएसटी में टैक्सेबल है? देखो छोटी छोटी बातें मुझे बताते रहो, इसी के बेस पर नीचे एमसीक्यूज दिए होंगे, इसी के बेस पर नीचे इन्होंने क्वेश्चन दिए होंगे, तो सारे मुझे बताते रहो। अब ये कमर्शियल बिल्डिंग जो है क्या ये जीएसटी में एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? बताओ। एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? टैक्सेबल है भाई। एग्जम्पशन किस केस में है? रेजिडेंशियल वाले केस में। एग्जम्पशन कमर्शियल वाले केस में तो है ही नहीं। हमने कहीं पर भी कमर्शियल बिल्डिंग तो एग्जम्प्ट पड़ी ही नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो तो टैक्सेबल है। अब अगर कमर्शियल बिल्डिंग जो है अगर वो टैक्सेबल है तो ये वाली कैटेगरी भी जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाली कैटेगरी जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कंपनी ऑब्टेन्ड, ध्यान से, कंपनी ऑब्टेन्ड ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई अंडर ए रेंटल एग्रीमेंट and paid an amount of 5 crore as refundable security deposit to the owner of the premise. The term of the rental agreement is 5 year. मेरे को सारे बच्चे बोल दो, मेरे को इस पैराग्राफ का मतलब बताओ। इस पैराग्राफ में क्या इस कंपनी ने बिल्डिंग किराए पर दी है या बिल्डिंग किराए पर ली है? मेरे को सारे बच्चे बताओ, एक कंपनी ने, इस कंपनी ने बिल्डिंग किराए पर दी है या बिल्डिंग किराए पर ली है? सारे बच्चे बोलो जी। बिल्डिंग किराए पर दी है, बिल्डिंग किराए पर ली है, बिल्डिंग किराए पर ली है। इससे पहले वाले पैराग्राफ में इसने ये जो है ये किराए पर दिया था, ये किराए पर दिया था, ये इसने किराए पर दिया था, और ये इसने बिल्डिंग किराए पर ली है। अब सारे बच्चे बोल देना, अगर इसने बिल्डिंग किराए पर ली है, रेंट एग्रीमेंट हुआ, इसने 5 लाख रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करवा दिया। मेरे को सारे बच्चे याद करके बताना, 5 लाख रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट जमा कराया। याद है कुछ आपको? याद करो कंसीडरेशन की डेफिनेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा था? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या था? मनी, नॉन मनी। याद करो, मनी, नॉन मनी, डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। वहां पर मैंने कहा था गवर्नमेंट की सब्सिडी कवर नहीं होती। और एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला। याद करो, एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला। याद है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है तो वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे, और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है तो कंसीडरेशन का पार्ट मानेंगे, और अगर वो डिपॉजिट रिफंडेबल है तो कंसीडरेशन में कवर नहीं होगा, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो कंसीडरेशन में कवर होगा तो जीएसटी लगेगा। तो सारे बच्चे बोल दो ये डिपॉजिट कौन सा है? सारे बच्चे बोलो ये डिपॉजिट कौन सा? आप देख रहे हो भाई साहब क्वेश्चन कहां कहां से घुमा घुमा के दे रहे हैं, मतलब पूरा जीएसटी कवर कर रहे हैं, पूरा का पूरा जीएसटी कवर कर रहे हैं। अब सारे बच्चे बोल दो कंसीडरेशन जो है ये कौन सा है? रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है? बताना सारे बच्चे, बताओ ये जो है वो रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है? रिफंडेबल है। अगर वो रिफंडेबल है तो क्या कंसीडरेशन में कवर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कोई रेंट थोड़ा है, ये तो डिपॉजिट है, और डिपॉजिट भी कौन सा है? रिफंडेबल है। तो भाई ये यहाँ पे कवर नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा। अब आगे देखो और क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी ऑल्सो डिस्पैच एडवर्टीजमेंट मटेरियल वर्थ 35 लाख। उसने एडवर्टीजमेंट मटेरियल डिस्पैच किया 35 लाख का फ्रॉम द महाराष्ट्र टू गुजरात मल्टीप्लेक्स फॉर द अपकमिंग मूवी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन सितंबर। ठीक है। द कंपनी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच एडवर्टीजमेंट मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है। अब अगर जीएसटी का रेट इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई पर 18% है, 99% अलग अलग है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5। लो जी, अब हमें आंसर देने हैं। अब हमारी पोल खुलेगी अब ना हमारी पोल खुलने वाली है। हमने क्वेश्चन कितने तरीके से पढ़ा है, आओ देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है Which of the following statement is correct under GST law in relation to the registration requirement of the company in relation to its operation to be commenced in the state of Gujarat? कह रहा जो उसने गुजरात में ऑपरेशन स्टार्ट किया नया, तो बताओ इसमें से कौन सी बात सच्ची है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग?
आप आंसर दो मुझे, आप आंसर दो, पढ़ो और आंसर दो मुझे। अब मैं देखता हूं तुम आंसर दे पाते हो, तुम्हारा लेवल इस क्वेश्चन से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा बेटे, प्रैक्टिकल मुश्किल नहीं होता, प्रैक्टिकल बहुत आसान होता है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए बस। सर तुम्हें टेक्स्ट से प्यार ना करवा दिया ना, फायदा नहीं मेरे पढ़ने का भाई। अगर मैंने तुम्हें टेक्स्ट से प्यार नहीं करवा दिया, मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है भाई, सही बता रहा हूं मैं। जल्दी बताओ इसका, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। नहीं क्या यहां पर 20 लाख की लिमिट हमें देखनी पड़ेगी क्या? अभी मैंने आपको बताया कोई 20 लाख की लिमिट हमें देखनी ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो पहले का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। अभी मेरे को पता नहीं है, आंसर हम बाद में देख लेंगे, आंसर हम बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए हमें पढ़ रहा है कि भैया यहां तो करवाना पड़ेगा जी, यहां तो करवाना ही पड़ेगा, जरूरी है। ऑलरेडी 20 लाख की लिमिट जो है वो करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हो चुकी है, तो यहां पे तो हमें करवाना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द वीसीपीएल। अब वो कह रहा है फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे करनी है। VCPL is required to file single consolidated GST return for all state. VCPL is required to file separate GST return for each state where he is registered. फिर VCPL required to file return only for the Maharashtra state where corporate office located. या VCPL has an option to file return in the state with the highest turnover. एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा है क्या कंसोलिडेटेड रिटर्न भरते हैं? ऐसा हमने पूरे जीएसटी में कहीं पढ़ा है कंसोलिडेटेड रिटर्न भरते हैं? ऐसा कहीं हमने पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा था? कंसोलिडेटेड, बोलो बोलो, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो भाई, रिटर्न तो अलग अलग फाइल करोगे ना यार। अगर तुम्हारा अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो रिटर्न तो अलग अलग फाइल करोगे, रिटर्न कंबाइन क्यों फाइल करोगे? रिटर्न कंबाइन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे जीएसटी में। तो रिटर्न जो फाइल करेंगे वो अलग अलग फाइल करेंगे, तो हर स्टेट की अलग अलग रिटर्न फाइल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पर आओ, तीसरा क्वेश्चन बताओ जी। कह रहा है VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस। बताओ जी, VCPL इज रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस। अब बताओ, अब जो उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, अब जो कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी, उसका जो किराया आ रहा है, रेंट वहां से आ रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी पर, तो बताओ टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो कोई एग्जम्पशन ही नहीं है, हमें वहां पे कुछ चेक ही नहीं करना होता। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किराए पर दी है, पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ओनली टर्नओवर 10 and 10 ऐसा कुछ है ही नहीं, टर्नओवर 1.5 करोड़ ऐसा भी कुछ नहीं है, ओनली रेंटल चार्ज कलेक्शन इन हैंड्स ऑफ ये भी कुछ नहीं है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर जो है, ये जो रेंटल चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल होंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त। अब अगले पॉइंट पर आओ, पॉइंट नंबर 4 पे आओ जी। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है इन रिस्पेक्ट, कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय बीसीपीएल। अब बताओ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, हेलो अंकल, ओए भाई साहब, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट बताओ, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? क्या रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल नहीं, नहीं लगेगा नालायकों। अभी मैंने आपको बताया रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगेगा। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी क्यों लगेगा? वो तो रिफंडेबल है, वो तो पैसा वापस मिल रहा है, उस केस में वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जी। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, चेक करना क्या कह रहा है। कह रहा है VCPL इज डैश फॉर द एडवर्टीजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस इन रिलेशन टू द अपकमिंग मूवी। बताओ, पहले ना सुनो, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो। पढ़ लिया? पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया? अब ये क्वेश्चन किस पैराग्राफ से रिलेटेड है मैं तुम्हें बता देता हूं।
ये रहा, इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। अब ये पैराग्राफ तुम पढ़ लो, ये वाला, यहां से लेके ये पैराग्राफ पढ़ लो, ये वाला, ये पैराग्राफ पढ़ लो। वो कह रहा है महाराष्ट्र से गुजरात मटेरियल सप्लाई कर रहा है। अब अगर महाराष्ट्र से गुजरात में मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, हेलो भाई साहब, ओए ओ चिंटू इधर, डिस्टिंक्ट पर्सन, याद करो, डिस्टिंक्ट पर्सन, याद नहीं आ रहा? सेम पेन, इसका अलग रजिस्ट्रेशन, इसका अलग रजिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन है तो सप्लाई बनेगा। याद करो 71C, हेलो हेलो, इधर देखो ध्यान से, याद करो 71C, 71C। अब अगर 71C पैरा 3, सॉरी पैरा 3 नहीं, पैरा 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो सप्लाई बनेगा। अब वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो ई वे बिल भी इशू होगा जी। तो ई वे बिल भी इशू होगा तो सिंपल सी बात है भाई, टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल दोनों इशू करने पड़ेंगे, 5वें बनेगा डी जी। ठीक है जी, अब एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है जी। तो एक बार देख लो, हमने यहाँ पे आंसर दिए हैं, ये रहा हमारा आंसर। तो पहले का बी, यही बोला हमने, बी डी सी डी। बताओ क्या दिक्कत है? ठीक है जी, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन 10 नंबर का है, हर एमसीक्यू 2 नंबर का है, अरे एमसीक्यू 2 नंबर का है। और देख लो क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, मतलब स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन तुम तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर तुम क्वेश्चन तरीके से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो ये है एक्चुअल में, उसने देखो क्या कर दिया, उसने 3-4 चैप्टर मिक्स होकर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ये बात ध्यान दो जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब एक बार आ जाओ, अब हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन का लेवल मैं तुम्हें और दिखाता हूं। अब एक बार आ जाओ, ये आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 और बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, तुम्हें भाई साहब मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ के। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पहले एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ना उसने मांगा क्या है। ये सारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार चेक करना उसने क्वेश्चन नंबर 6 में मांगा क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? कह रहा है यू आर कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एक तो टोटल वैल्यू बताओ, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर वो कह रहा है आउटपुट टैक्स पेबल बाय द कंपनी, कितना आउटपुट टैक्स पेबल है वो बता दो जी। उसके बाद बताओ नेट जीएसटी पेबल इन कैश, कितना जीएसटी कैश में देना पड़ेगा वो बताओ। उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं जी, उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन टोटल वैल्यू बताओ, दूसरा क्वेश्चन आउटपुट टैक्स पेबल बाय द कंपनी बताओ, तीसरा क्वेश्चन नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना है वो बताओ। अब रेट दे रखा है 18%। कह रहा है ऑल अमाउंट गिवन एक्सक्लूसिव टैक्स, इसमें एक्सक्लूसिव टैक्स है, इंक्लूसिव टैक्स नहीं है। ओपनिंग बैलेंस आईटीसी, कोई ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का नहीं है। और कंपनी की टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है। भैया 10 करोड़ से ऊपर है तो भैया रजिस्ट्रेशन तो आराम से कंपलसरी होगा ही होगा। और ट्रांजैक्शन जो है वो सारी की सारी इंटर स्टेट है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो सारी की सारी सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, मतलब आईजीएसटी की बातें होंगी। अगर कहीं इंट्रा बोला है तब इंट्रा मानना, नहीं तो हर केस में इंटर स्टेट सप्लाई ही मानना। ये 5 बातें उसने क्लैरिफाई कर दी क्वेश्चन के माध्यम से। तो मेरे को सारे बच्चे बताओ, 3 चीजें बतानी है। बताओ पहला क्या बताना है, बताओ पहला क्या बताना है? पहला वैल्यू बतानी है। दूसरा आउटपुट टैक्स पेबल कितना है वो बताना है। तीसरा नेट जीएसटी हमें कैश में कितना देना पड़ेगा वो बताना है। ये 3 बातें हमें बतानी है। अब आ जाओ, अब दिमाग में लेके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? आओ जी, क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्या है जी? कह रहा है कंसल्टीज, कह रहा है जी कंसल्टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। कौन है प्राइवेट लिमिटेड? कौन है जी? कंपनी है। कंसल्टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर मुंबई। रजिस्टर्ड कहां पे है जी? मुंबई में है जी। तो कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो है मुंबई में, ठीक है। कह रही ऑफर, क्या कर रहा है? ऑफर, ऑफर बिजनेस कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस अक्रॉस इंडिया। द कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अक्टूबर। लो जी, अब बहुत ध्यान सुनना चाहिए, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर बनेंगे, तुम मुझे याद करोगे कि संजीवनी बूटी ने बचा लिया, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल जी बहुत ध्यान से पढ़ना।
अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसमें ध्यान से बढ़ना। क्या कह रहा 3 तरह के काम कर रहे हैं ये कंपनी। क्या कर रही है? एक तो बिजनेस कंसल्टेंसी की सर्विस दे रही है, ठीक है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रही है, ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस दे रही है। ये कंपनी 3 तरह की सर्विस दे रही है। ये कंपनी 3 तरह की सर्विस दे रही है और कह रही कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अक्टूबर। अक्टूबर में फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं। अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई हैं? पहला, कंसल्टेंसी सर्विस फॉर मार्केट एनालिसिस। इस कंपनी ने कंसल्टेंसी की सर्विस दी मार्केट एनालिसिस के लिए। कह रहे हैं प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस फॉर मार्केट एनालिसिस टू XYZ लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई तमिलनाडु, इंटरस्टेट फॉर 4.5 लाख। एडिशनली द कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ 4500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र as per the requirement of local state legislation. The amount of professional tax was recovered separately from the XYZ limited. मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, बताओ इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनेगी? सारे बच्चे बोल दो, सारे बच्चे बोलना। 4.5 लाख रुपए चार्ज किए और 4500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स है। याद है? याद है? कुछ आपको याद आ रहा है? अब तुम नालायक हो ना, याद करो वैल्यूएशन वाला चैप्टर। 4.5 लाख रुपए क्या है? 4.5 लाख रुपए तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है और 4500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स है। याद करो मैंने क्या कहा था, ऐसा कोई भी टैक्स, हेलो भाई साहब वो चिंटू इधर, ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको हमें वैल्यू में ऐड करना है। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको हमें वैल्यू में ऐड करना है। तो प्रोफेशनल टैक्स जीएसटी में सबस्यूम कहां हुआ है? अगर प्रोफेशनल टैक्स जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ तो 4500 रुपए तुम ऐड कर दो ना। तो 4500 रुपए ऐड कर दो, 4,54,500 रुपए अमाउंट यहां पे निकल के आ गया। 4,54,500 तो यहां पे आ गया 4,54,500 रुपए, ये वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब अगले पॉइंट पर आओ। तो पहले की वैल्यू कितनी आ गई? लिख लेना साइड में, साइड में लिख लेना। पहले की वैल्यू कितनी आ गई? 4,54,500 रुपए, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फॉर लॉन्च इवेंट। अब यहां पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दी जा रही है लॉन्च इवेंट के लिए। कंडक्टेड डिजिटल मार्केटिंग फॉर एन अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च फॉर मिस्टर ए बेस्ड इन राजस्थान, हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। द एग्रीड फी फॉर द सेड सर्विस इज 3 लाख। आउट ऑफ द एग्री फी एन अमाउंट 25,000 इज इंकर्ड बाय मिस्टर ए। The company was liable to pay the same in relation to the supply and the net payment received by company 2,75,000 exclusive any tax। ओ भाई साहब तुमसे नहीं हो पाएगा, सॉरी 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 बच्चों, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ओए 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 गाबे, बस का क्यों नहीं है? बस का है क्या? वैल्यू 2,75,000 वैल्यू बनेगी। 2,75 बनेगी, 3 बनेगी, 2,75 बनेगी, 3 बनेगी। 25,000 रुपए। याद करो याद करो याद करो, 25,000 रुपए याद करो। 25,000 रुपए ऐसा खर्चा है, ऐसा खर्चा है जो सप्लायर का था, उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया। याद करो सेक्शन 15(2) याद करो। ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर का है उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, वो सारे खर्चे भी ऐड करने पड़ेंगे। तो वैल्यू 2,75 नहीं बनेगी, पूरे 3 लाख रुपए की वैल्यू बनेगी। तो यहां पर 3 लाख रुपए की वैल्यू आएगी। गलती से 275 मत कर देना, गलती से भी यहां पे 275 मत कर देना, क्योंकि 25,000 ऐसे हैं जो सप्लायर के हैं, उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दी है। तो यहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा। 3 लाख रुपए की वैल्यू बनेगी, 275 की वैल्यू नहीं बनेगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है एम्प्लॉई इंकर एन अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन ट्रेवल टू कैलकाटा फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड क्लेम ए रिम्बर्समेंट ऑफ द सेम फ्रॉम कंपनी। बताओ 50,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन खर्चे। हेलो ओए ओ ढोकले, हेलो भाई साहब इधर, 50,000 रुपए ट्रैवलिंग खर्चा। अब बताओ 50,000 रुपए ट्रैवलिंग खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा, इंसिडेंटल खर्चे क्या सप्लाई में इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे। तो
तो 50,000 रुपये आप ये भी कर दो जी। 50,000 रुपये। आप देख रहे हो भाई साहब, क्वेश्चन देख रहे हो वैल्यूएशन का। हमारे दिमाग में क्या होता है क्वेश्चन वैल्यूएशन का? एक टेबल होगी, टेबल दी होगी है, उसमें सिंपल सिंपल बातें लिखी होंगी। अब देख रहे हो, ये फायदा है क्वेश्चन सीरीज का, ये है तुम्हारी संजीवनी बूटी। ठीक है, तो ये फायदा है क्वेश्चन सीरीज का। इससे तुम्हें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है पेपर के अंदर। मतलब एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी है तो करता रहे कुछ भी, हम भी तैयार हैं। हमने कौन सा कच्ची गोलियां खेली हैं क्या? नहीं, हमने कोई हाथ में चूड़ियां डाली हैं क्या? हम भी क्वेश्चन करके आएंगे, हम भी टक्करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आओ जी, आगे देखो अगला। अब डिस्काउंट की बात करते हैं। कह रहे डिस्काउंट पास ऑन कस्टमर, कह रहा है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। चेक करो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अच्छा एक बात ना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या माइनस करते हैं? सारे बच्चे बोल दो, क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करते हैं? जल्दी बताओ, क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करते हैं? करते हैं, बट दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, एक तो हमें पता पहले से होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। अब चेक करना, कह रहा है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट was offered to a customer amounting 50,000 against a supply which invoice was issued in September. The customer has not reverse ITC. ओहो बाबूजी धीरे चलना। कह रहा आईटीसी रिवर्स नहीं किया। अब सोच के बोल दो, अगर आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। सारे बच्चे बोल दो, अगर आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब ही पैदा नहीं होता, हम पोस्ट सप्लाई माइनस करेंगे, क्योंकि आईटीसी रिवर्स ही नहीं किया। जब रिवर्स ही नहीं किया तो भाई माइनस नहीं होगा, सॉरी माइनस नहीं करेंगे जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब कह रहा है रिकवरी ऑफ लेट फीस। अब रिकवरी ऑफ लेट फीस, द कंपनी रिसीव एन अमाउंट 1,00,000 रुपए एज लेट फीस चार्जेस फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ए क्लाइंट हु सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट इन जून। अब सारे बच्चे बोल दो, 1,00,000 रुपए लेट फीस पे की है। अब अगर 1,00,000 रुपए लेट फीस पे की है लेट पेमेंट के लिए, तो क्या वो 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट और पेनल्टी और लेट फीस क्या हम जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 1,00,000 रुपए हम यहाँ पे वैल्यू में जोड़ देंगे जी। 1,00,000 रुपए हम यहाँ पे वैल्यू में छोड़ देंगे। तो 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट पेनल्टी है। अब अगर 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट पेनल्टी है तो वो भी हम क्या करेंगे? 1,00,000 रुपए यहाँ पे जोड़ देंगे। जब 1,00,000 रुपए यहाँ पे जोड़ देंगे तो उसको मैंने वैल्यू में इंक्लूड कर दिया। बात समझ में आ रही है? आगे आ जाओ। अगला है परचेज ए कार। आपने गाड़ी परचेज की है। सारे बच्चे बोलना, अब ये गाड़ी परचेज की है, ये इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई है? सारे बच्चे बोलो, ये गाड़ी परचेज की है 1,00,000 रुपए की, इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई है? गाड़ी परचेज करना इनवर्ड या आउटवर्ड है? इनवर्ड है। जब इनवर्ड सप्लाई है तो इस पर तो मुझे आईटीसी मिलेगा। तो भैया ये वैल्यूएशन की तो बात नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन में तो आउटवर्ड सप्लाई आती है। वैल्यूएशन में तो आउटवर्ड सप्लाई आती है, हमें तो अपनी सेल की वैल्यू निकालनी है, तो ये परचेज वाली वैल्यू इसमें नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। आगे देखो, इंश्योरेंस सर्विस। आप कंपनी ने पे किए इंश्योरेंस के, ये इंश्योरेंस सर्विस ली है। अब जो उसने ऊपर गाड़ी ली है उस गाड़ी से रिलेटेड इंश्योरेंस सर्विस ली है, तो ये भी इनवर्ड सप्लाई है, तो ये भी वैल्यू में नहीं आएगी। आगे देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? सर्विस रिसीव की है, सर्विस रिसीव मतलब इनवर्ड सप्लाई है, इस पर मिलेगा तो आईटीसी मिलेगा, इसको भी यहां से छोड़ दो। फिर अगला, स्पॉन्सरशिप की सर्विस। कंपनी ने स्पॉन्सर किया ए सपोर्टिंग इवेंट। अब सपोर्टिंग इवेंट स्पॉन्सर किया तो ये आरसीएम में कवर है जी, ये भी आरसीएम में कवर है ना। अब सपोर्टिंग इवेंट स्पॉन्सर किया तो ये भी आरसीएम में कवर है, इसको भी वैल्यूएशन में कवर नहीं करेंगे। तो वैल्यूएशन में क्या होगा? सिर्फ इतनी वैल्यू वैल्यूएशन के अंदर आएगी। अब बताना कितनी वैल्यू आ रही है जी वैल्यूएशन में? अब सारे बच्चे बोलो कितनी वैल्यू वैल्यूएशन में आ रही है? बताओ एक बार, निकालो वैल्यू, निकालो वैल्यू, जल्दी बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? 4,54,500 प्लस में 3,00,000 प्लस में 50,000 और प्लस में 1,00,000 रुपए। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है जी यहाँ पे, ये वैल्यू हमारी बन गई 9,04,500 रुपए की, ये वैल्यू हमारी बन गई जी। 9,04,500 रुपए की ये वैल्यू हमारी बन गई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी। 9,04,500 रुपए की वैल्यू बन गई। अब ये सारी इंटरस्टेट सप्लाई माननी है, उसने कहा था इंटरस्टेट सप्लाई माननी है, इसका 18% निकाल दो जी। तो 18% निकाल दो, तो 9,04,500 का 18% अगर मैं निकालूंगा
तो 1,62,810 रुपये का जीएसटी बन गया। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ये आपका जीएसटी, इतना जीएसटी आपको देना है या इतना जीएसटी आपने लेना है, बताओ। नहीं नहीं, स्पॉन्सरशिप की सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होती हर केस में, वो तो कुछ केस में एग्जाम्प्ट होती है जी, हर केस में एग्जाम्प्ट थोड़ा होती है। वो तो कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के उसमें स्पॉन्सरशिप हो तब एग्जाम्प्ट होती है, हर केस में एग्जाम्प्ट नहीं होती। इतना जीएसटी देना है, इतना जीएसटी लेना है, बताओ। इतना जीएसटी हमें देना है। अब ये जीएसटी हमें देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये जीएसटी जो है, ये जीएसटी हमें देना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेट सीए वाले चैनल पर भी बिल्कुल आएगी, 100% आएगी जी। ये जीएसटी हमें देना है। अब ये जीएसटी हमें देना है ना, अब ये जीएसटी हमें देना है। अच्छा, अब ये जीएसटी हमें देना है तो ये मेरी लाइबिलिटी निकल के आ गई। मेरे को एक बताना, आईटीसी भी तो है, सोच के बताओ, आईटीसी भी तो है। बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, आईटीसी भी तो है, आईटीसी भी तो मिलेगा। एक बार आप चेक करते हैं आईटीसी। अब सारे बच्चे बताओ, मोटर कार, अपने आप बोल देना मोटर कार, गाड़ी परचेस की कंपनी के नाम से, यूज बाय डायरेक्टर, क्या गाड़ी पर आईटीसी मिलता है? क्या गाड़ी पर आईटीसी मिलता है? हाँ या ना बोलो बस, क्या गाड़ी पर आईटीसी मिलता है? बोलो भी, क्या गाड़ी पर आईटीसी मिलता है? नहीं मिलता। गाड़ी पर आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। 17(5) में आईटीसी ब्लॉक है, तो आईटीसी ब्लॉक है तो इस पे आईटीसी मिलेगा नहीं। ये 1.5 लाख रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 1.5 लाख रुपए का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, छोड़ दो, ठीक है। आगे देखो, अब अगले का बताओ, इंश्योरेंस। याद आ रहा है मैंने क्या कहा था आईटीसी के अंदर? जहां जहां गाड़ी का आईटीसी मिलेगा वहां वहां उसकी सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा। जहां जहां गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलेगा और वहां वहां उसकी सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जहां जहां गाड़ी का मिलेगा वहां वहां सर्विस का मिलेगा, जहां जहां गाड़ी का नहीं मिलेगा वहां वहां सर्विस का नहीं मिलेगा। तो बताओ, गाड़ी का आईटीसी मिला? नहीं मिला। तो क्या उसके सर्विस का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका भी आईटीसी ब्लॉक है जी, इसका भी आईटीसी ब्लॉक है। तो ये वाला भी ब्लॉक है और ऊपर वाला आईटीसी ब्लॉक है। ये दोनों के दोनों आईटीसी क्या होंगे? ये दोनों के दोनों आईटीसी ब्लॉक है। समझ में आ गया ना? अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब इसकी बात करते हैं। कंपनी ने रिसीव की है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, जिसमें जीएसटी पे क्या? 45,000। सेट क्रेडिट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। लो जी, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो 45,000 रुपए का आईटीसी मिल गया जी। 45,000 रुपए का ये आईटीसी मिल गया। 45,000 रुपए का आईटीसी मिल गया। एक तो ये हो गया। अगले का बताओ। अब कंपनी स्पॉन्सर ए सपोर्टिंग इवेंट वेयर इन पेड 2 लाख रुपए टू इवेंट ऑर्गेनाइजर। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब 2 लाख रुपए इवेंट ऑर्गेनाइजर को पे किए। पहले मेरे को ये बताओ, स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर किसी कंपनी को दी जा रही है, अगर किसी कंपनी को दे रहे हो, उसके इसमें रिवर्स चार्ज है। अब ये कंपनी स्पॉन्सरशिप इवेंट स्पॉन्सर कर रही है, अब इवेंट स्पॉन्सर कर रही है, 2 लाख रुपए की वैल्यू है। अब 2 लाख रुपए का 18% जीएसटी निकाल दो, 36,000 रुपए। अब मेरे को बताना, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। फटाफट से बोल दो, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और अगर इसका जीएसटी मुझे देना पड़ रहा है, अगर इसका जीएसटी का बर्डन मेरी जेब पर आ रहा है, तो क्या इसका आईटीसी तो मिलेगा? हाँ, जब मैं रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी देने जाऊंगा तो पेमेंट करूंगा कैश में, बट आईटीसी तो मिलेगा ना। भाई साहब, मेरे को तो लग रहा है मैं साथ में तुम्हें प्रोविजन भी याद करवा रहा हूं। मैंने कहा था, कसम खाई थी मैंने, तुम्हें प्रोविजन याद नहीं कराऊंगा, बट हो तुम नालायक बच्चे। बिना प्रोविजन के तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा भाई, क्या चल रहा है। अगर मैं आते बोलूं ना, ये जमा कर दो, ये लेस कर दो, ओए गाबे, ओए ऐसे तेरी ऐसे की तैसे हम भाग रहे हैं। याद करो, आरसीएम वाले केस में आईटीसी मिलता है, बट जब पेमेंट करते हैं रिवर्स चार्ज वाले की तो कैश में पे करते हैं, तो आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसका 36,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा, तो टोटल 81,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा जी। 81,000 का आईटीसी मिलेगा। अब 81,000 का आईटीसी मिलेगा। अब सोच के बोला 81 का मिलेगा। अब इतने का मुझे आईटीसी मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट को देना कितना है? जल्दी बताओ, मुझे गवर्नमेंट को देना कितना है? बताना, मुझे गवर्नमेंट को देना कितना है? मुझे गवर्नमेंट को देना है 168, 162, इसमें से 81,000 माइनस कर दो। 81,000 माइनस कर दो। अब 81,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो चेक करना बैलेंस कितना हो गया। 162,810 में से 81 माइनस कर दिया तो 81,810 ये मुझे कैश में देने पड़ेंगे जी।
ये मुझे कैश में देने पड़ेंगे। और एक बताओ और क्या कैश में देना पड़ेगा जी, और क्या कैश में देना पड़ेगा? एक तो ये कैश में देना है, और एक जो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी है कितना 36,000 रुपए का, ये जीएसटी की लाइबिलिटी मेरे को कैश में देनी है। तो टोटल जो मुझे कैश में देना है वो देना है 1,17,810 रुपए। ये मुझे टोटल जीएसटी जो है वो कैश के अंदर पे करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि आरसीएम वाला जीएसटी भी कैश में देंगे ना, क्योंकि आरसीएम की पेमेंट करने के लिए हम आईटी से यूज नहीं कर सकते, आरसीएम वाला जीएसटी हमेशा कैश में जाता है जी। तो टोटल जो कैश पेमेंट होगी वो होगी 117,810, इतना जीएसटी हम कैश में देंगे जी। अब चेक करो उसने मांगा क्या था, वैल्यू निकाल दी, आउटपुट टैक्स पेबल निकाल दिया, नेट जीएसटी कैश में निकाल दिया। एक बार देख भी लोगे पता लगे हमारा पपलू बन गया हो। कंसल्टेंसी 15 वैल्यू इतना, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस खर्चा उसने इंकर किया 3 लाख रुपए, ठीक है। ट्रैवलिंग खर्चे 50,000 रुपये इंसिडेंटल हैं, आएंगे। आगे देखो जी, फिर पोस्ट अप्लाई डिस्काउंट आईटीसी रिवर्स नहीं किया, नहीं आएगा। लेट पेमेंट 1 लाख रुपये आएगा। ये टोटल वैल्यू हो गई 904,904,500, पहला ओके जी, पहला डन। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। उसके बाद हाँ तो दीपक इसमें कंपनी और कंपनी, सामने कंपनी तो है, क्वेश्चन पढ़ो ना, कंपनी नहीं है सामने, कंपनी है तो कंपनी को अगर दिया तो आरसीएम लगेगा लगेगा। आगे देखो आउटपुट टैक्स, अब देखो इसका जीएसटी निकाल दोगे 18%, 1/10, दूसरा क्वेश्चन सही हो गया। यस 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 यस। उसके बाद देखो जी नेट पेबल कैश में कितना आएगा। अब कैश में कितना आएगा तो टोटल में से 81 माइनस कर दिया इतना, और 36,000 रुपये टोटल पेमेंट हो गया, कैश में इतना आ गया जो हमने अभी निकाला है। और आईटीसी कितना मिलेगा देख लो, आईटीसी गाड़ी वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, इस उसका सर्विस वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, और इस वाले केस में देख लो 81,000, ये आपका हो गया जी, काम खत्म जी। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट में जी, ठीक है जी, इसी फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी बोल दो। क्यों भाई एक्सेप्शन में क्यों कवर है भाई? एक्सेप्शन में कौन कवर होता है? मैन्युफैक्चरर कवर होते हैं। और अगर एक्सेप्शन में कवर होता है जनरल इंश्योरेंस की सर्विस देने वाले। ये कहां जनरल इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे भाई? कोई एक्सेप्शन में कवर नहीं है जी। ठीक है जी, आरसीएम वाला सारा, यस आरसीएम वाला हमेशा टैक्स जो होता है वो ऑलवेज हम कैश में पे करते हैं। सेक्शन याद नहीं भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। डन, इसको लॉक कर दें। हाँ बिल्कुल स्टेप बाइज नंबर मिलेंगे जी। डन 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 डन। मजा आया क्वेश्चन करके? अब बोल दो मजा आया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो शाबाश। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। आ जाओ, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन दिखाऊं, ये रहा छोटा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अब अगले पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ फटाफट से जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आ जाओ। कह रहा है मिस्टर भोलू राम, शुक्र है भोलू राम लिखा है और कोई नाम नहीं लिखा, अच्छी बात है, भोलू राम लिखा है, ठीक है भोलू राम। मिस्टर भोलू राम ए सप्लायर लोकेटेड इन मेरठ, ठीक है यूपी, सप्लाइड द बेडशीट पिलो कवर एंड ब्लैंकेट टू ए गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड इन यूपी। मतलब सप्लायर और रिसीवर दोनों यहीं पे यूपी के हैं। अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 4,61,000 रुपए की है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और वैल्यू जो है बाइफरकेटेड 400 ब्लैंकेट 240 के, 850 बेडशीट 153 की, 1700 पिल्लो कवर 68,000 रुपए के। मतलब एग्रीगेट वैल्यू जो है, एग्रीगेट वैल्यू है 4,61,000 की। एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 4,61,000 की है, ठीक है। आगे देखो कह रहा है इज गवर्नमेंट एजेंसी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 51, इफ यस वैल्यू निकालो टीडीएस की। इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या होगा? इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या होगा? इससे क्वेश्चन और क्या ही गिरेगा? याद करो टीडीएस वाले केस के अंदर मैंने कहा था अगर तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीगेट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है, अगर तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीगेट वैल्यू याद करो 2.5 लाख से ऊपर की है,
तो 2% टीडीएस कटेगा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। अब बताना, एक बात बताओ, क्या हमें अलग अलग वैल्यू हमें चेक करनी है या एग्रीगेट चेक करनी है? एग्रीगेट नहीं चेक करनी, एग्रीगेट चेक करते हैं। एग्रीगेट वैल्यू कितनी है? 461 की। अब अगर एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 4,61,000 रुपए की है, तो 4,61,000 रुपए का अगर मैं निकाल लूंगा, मतलब 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, तो बताओ 4,61,000 रुपए का 1%, 4,610 रुपए सीजीएसटी और 4,610 रुपए एसजीएसटी, इतना टीडीएस कटेगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5। कितने का? 5। और इसी में तुम्हारी लंका लग जाएगी पेपर के अंदर। बट अब तुमने कर लिया, अब तुम्हारी लंका नहीं लगेगी, अब तुम लंका को जलाओगे। अगर सीधा क्वेश्चन बन जाता तुम्हारी लंका लग जाती। अब तुम्हारी लंका नहीं लगेगी क्योंकि तुमने पहले कर लिया, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4,610 रुपए सीजीएसटी और 4,610 रुपए एसजीएसटी। एक बार चेक कर लो आंसर, ये देखो जी। तो टीडीएस कटेगा आपका 1% ईच, 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू है, हमें एग्रीगेट वैल्यू देखनी होती है, तो यहाँ पे 1% कटेगा, तो 4,610 रुपए ईच सीजीएसटी और एसजीएसटी टीडीएस कटेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? तो सर प्रेजेंटेशन कैसे होगी? पहले आप टीडीएस का पूरा लो लिख के आओगे जो अपने क्लास में पढ़ा है कि देखो as per 51 it is mandatory for the following person to deduct TDS for the payment made to supply taxable goods, central government, local authority, government agency, such notified person। फिर आगे लिखोगे tax would be deducted 1% each of payment made of supply of taxable goods or service where the total value अगर 2.5 लाख से ऊपर की है, ठीक है, excluding tax, thus individual supply may be less than 2.5 लाख, बट इफ टोटल वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले पूरा टीडीएस का प्रोविजन लिखोगे जी, पहले पूरा टीडीएस का प्रोविजन लिखोगे, उसके बाद इसमें से फिर टीडीएस काटोगे। इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का? चलो अब आगे आ जाओ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा जी, ये आप पढ़ोगे। ये सेल्फ क्वेश्चन है आपका जी, ये सेल्फ क्वेश्चन है। चलो पढ़ो। अब राहुल तब टीडीएस नहीं कटता। मिक्स क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन, ये कोई चैप्टर वाइज नहीं चल रहे, ये मिक्स क्वेश्चन है। इसमें पूरे जीएसटी वाले क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे पूरे जीएसटी की नॉलेज टेस्ट हो रही है आज, पूरे जीएसटी की नॉलेज टेस्ट हो रही है आज तुम्हारी। बताओ बोलो 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 बोलो। इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? क्या टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, नहीं डेली मिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे, कभी चैप्टर वाइज भी होंगे जी। मैंने कहा ना 7 से 10 दिन मेरे को दे देना यार। तुम्हें ना एक तो ना प्रॉब्लम पता क्या है, तुम्हारा ना विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने तुम्हें धोखा बहुत दिया और तुम्हें लग रहा है गाबा सर भी धोखा देंगे। बट जो बच्चे मुझे जानते हैं, मैंने वैसे कभी वादा किया नहीं, बट अगर वादा मैंने किया है तो भगवान के आशीर्वाद से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से मैंने निभाने की कोशिश की है। तो तुम टेंशन मत लो भाई, ठीक है? चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, मिक्स भी करा दूंगा। टाइम थोड़ा देना पड़ेगा यार, 2 घंटे की बात है। 2 घंटे अगर तुम्हें लग रहे हैं वेस्ट हैं तो मत देना, अगर तुम्हें लग रहे हैं फ्रूटफुल है तो दे देना, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है? इनवॉइस मैंडेटरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला कह रहा है ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड नीड टू क्रिएट इट्स इनवॉइस डायरेक्टली ऑन द ई इनवॉइस पोर्टल। नहीं 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 नहीं, अपने सॉफ्टवेयर से वो इनवॉइस काटेगा, नॉर्मल इनवॉइस काटेगा, फिर पोर्टल पे जाके वो उसको एनरोल कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पोर्टल पे जाके अपलोड करेगा, नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहा है। कह रहा है कि मतलब जो है उसको ये इनवॉइस जो क्रिएट करना पड़ेगा, ई इनवॉइस, क्या पोर्टल से क्रिएट होगा? क्या पोर्टल से नहीं होगा,
अपने सॉफ्टवेयर से, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपने सॉफ्टवेयर से वो इनवॉइस काटेगा नॉर्मल मैनुअल तरीके से, फिर वो पोर्टल पे जाके अपलोड कर देगा। इस तरह से होता है, ऐसा नहीं कि पोर्टल से डायरेक्टली काटना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बार आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लो जी। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। तो ई इनवॉइस 5 करोड़ से ऊपर है तो रिक्वायरमेंट है ई इनवॉइस की, तो आपके 2.5 नंबर तो यहाँ पर पक्के हो गए, ये 2.5 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद देखो जी, नो does not need to create invoice directly on invoice portal. Company will continue generating its GST invoice using own accounting billing ERP. अपने अकाउंटिंग से सॉफ्टवेयर से वो इनवॉइस काटेगी। द ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, दीज इनवॉइस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब जो पोर्टल पे जाके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर वैलिडेशन एंड इशुएंस ऑफ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN के लिए। एक IRN जनरेट होता है, वो पोर्टल से होता है। इसका मतलब ये नहीं है इनवॉइस पोर्टल से कटेगा, इनवॉइस तुम अपने सॉफ्टवेयर से काट सकते हो। फिर तुम पोर्टल पे जाओ, वहां पे एनरोल करो, वहां से तुम्हें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे काम करोगे। बस ये पर ध्यान दो। शालिनी, ये CA वालों की ही RTP है, ठीक है ना, ये CA वालों की ही RTP है, बिल्कुल होगी जी। इनकम टैक्स की भी होगी, बट पहले GST करेंगे जी, पहले हम GST करेंगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, फटाफट से आओ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा भाई, ये भी तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और मुझे आंसर दो। 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन तुम करोगे। फटाफट से क्वेश्चन करो जी। रवि उसको भी देख लेंगे। पहले 10 करोड़ की लिमिट थी, 5 करोड़ की लिमिट है। जल्दी लिखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, पहले का बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा जी। पहले का बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। शांति, अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट ऑफ गुजरात, वेंट टू मीट हर पेरेंट्स एट द नेटिव प्लेस पटना, ठीक है, बिहार, एंड बाय ए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर पेरेंट्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी MNT इंश्योरेंस ऑफ पटना रजिस्टर्ड इन बिहार। द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ MNT इंश्योरेंस पटना। याद आ रहा है इंश्योरेंस सर्विस वाले केस में क्या होती है, याद करो इंश्योरेंस सर्विस वाले केस में क्या होती है। याद है मैंने क्या कहा था आपको, मैराथन के अंदर भी कहा था कि इंश्योरेंस सर्विस वाले केस में क्या होती है, जो रिसीवर का एड्रेस होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में रिसीवर का एड्रेस होगा, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो क्या एड्रेस है उसका, देखो रिसीवर का एड्रेस क्या है उसके रिकॉर्ड में, पटना। तो है वो चाहे गुजरात की, इंश्योरेंस कहां कराया, पटना में। जो रिसीवर है जिसका इंश्योरेंस कराया उसका एड्रेस भी कहां है, पटना में। तो पहला जो बनेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई वो बनेगा पटना। आ जाओ आगे देखो अगले का। लखन सिंह ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, एक गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी रजिस्टर्ड इन द नोएडा, उत्तर प्रदेश, इज हायर्ड बाय राम ट्रेड लिंक रजिस्टर्ड सप्लाई इन द न्यू दिल्ली टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इज वेयर हाउस टू इन दिल्ली टू द हाउस ऑफ ए बायर लोकेटेड इन रुड़की, उत्तर प्रदेश। बट याद करो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, हनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। अगर B2B है तो B2B वाले केस में क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन। ये B2B है, अबे नालायक कहीं के सीधा नहीं होके बैठ सकता क्या। आधे बच्चे भाग गए, कह रहा क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, ओहो सॉरी, प्रोविजन रटवा दो। आपने देखा कितने बच्चे थे, 750 बच्चे थे, कितने रह गए, 600, 150 बच्चे गायब। कह रहा ओहो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन ना क्वेश्चन, राम 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 राम। प्रोविजन कब होंगे गाबा सर, प्रोविजन कब होंगे, प्रोविजन कब होंगे गाबा सर, गाबा सर प्रोविजन नहीं कराओगे क्या, नालायक को कहीं के। इधर देखो ध्यान से, तो B2B वाले केस में क्या होगा, तो B2B वाले केस में होगा रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन। अब रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन क्या बनेगी, दिल्ली बनेगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे बनेगा जी, ये बनेगा दिल्ली। क्या बनेगा जी, दिल्ली बनेगा जी। ठीक है, ये क्या बनेगा, दिल्ली बनेगा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, लास्ट पॉइंट पर आओ। मिस्टर करण मुंबई टेक ए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन इन द मुंबई फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर
फ्रीजा लिमिटेड एंड गिव हिम रेजिडेंस एड्रेस एट द मुंबई एट द एड्रेस ऑफ बिलिंग विद द सेड कंपनी। और पोस्टपेड वाले केस में क्या होता है, पोस्टपेड वाले केस में जो बिलिंग एड्रेस होता है, पोस्टपेड वाले केस में क्या होता है, जो बिलिंग एड्रेस होता है, बिलिंग एड्रेस कहां पे है बताओ, मुंबई का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो मुंबई बनेगा। बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप चेक कर लो जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ये देख लो आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला तो रेसिपिएंट की लोकेशन पटना, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में B2B वाला केस है, मतलब B2B वाले केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन न्यू दिल्ली, और टेलीकम्युनिकेशन वाले केस में जो लोकेशन होगी बिलिंग एड्रेस पे तो वो कहाँ पे है जी, मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो मुंबई बनेगा, बस एक पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है जी, ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, नहीं पढ़ा मैं तुम्हें समझा दूंगा। लिस्ट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय ए सप्लायर हु हैज ऑप्टेड कॉम्पोजिशन स्कीम एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। ये तुमने पढ़ा नहीं होगा, सुनो ध्यान से। याद है तुम्हें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती हैं बहुत सारी, तो उसमें ना एक पॉइंट है कि अगर कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम लेके बैठा है तो कॉम्पोजिट वालों को 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बात बताओ, क्या कॉम्पोजिट वाले जीएसटी पे करते हैं? क्या कॉम्पोजिट वाले जीएसटी पे करते हैं? नहीं पे करते। तो कॉम्पोजिट वाले अगर जीएसटी पे नहीं करते तो गवर्नमेंट ने कहा पहली बात, तुम्हें ना यहां पे टैक्स की डिटेल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तुम जीएसटी तो पे करते नहीं। जब तुम जीएसटी पे नहीं करते तुम्हें टैक्स की डिटेल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे रट लो, ऐसे रट लो। क्या रट लो कि कॉम्पोजिट वाले जीएसटी पे नहीं करते, तो जीएसटी पे नहीं करते तो टैक्स डिटेल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कॉम्पोजिट वाले आईटीसी क्लेम करते हैं? नहीं क्लेम करते। तो आईटीसी से रिलेटेड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा, कॉम्पोजिट वालों को स्टॉक जो होता है, स्टॉक होता है गुड्स का, वो स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बताऊं क्यों? एक बताना, क्या कॉम्पोजिशन में हमें गुड्स की क्लासिफिकेशन चाहिए होती है? क्या कॉम्पोजिट वालों में हमें गुड्स की क्लासिफिकेशन चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती। तो हमें चेक ही नहीं करना ना कौन कौन सा स्टॉक है। भाई नॉर्मल स्कीम में तो चेक करना होता है स्टॉक, इसमें तुम स्टॉक चेक करके क्या करोगे? इसमें स्टॉक चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसमें तो सिंपल से बताओ, इसमें स्टॉक चेक कैसे करोगे? बताओ ना, आप स्टॉक चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहां तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है, यहां पे क्या है, तुम्हें कंबाइन पे रेट लगाना होता है, तो अलग अलग स्टॉक कितना है वो हमें चेक ही नहीं करना। तो 3 बातें ध्यान देना, एक तो स्टॉक वाला, एक कितना हमें टैक्स पे करना है वो, और एक आईटीसी। इन तीनों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनली अब जाके 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, जो भी मतलब इसके अंदर थे। आप ये लगा लो, मैं लिख के देने को तैयार हूं भाई, लिख के देने को तैयार हूं। 5 नंबर तुम आज पक्के करके जा रहे हो। तो सीएस की फैमिली वाले बच्चे ध्यान दें, तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो रहे हैं। और सीए और सीएमए वाले भी ध्यान दें, तुम्हारे भी 5 नंबर पक्के हो रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनेगा। तुम अपने कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ कि तुमने एक तरह से पूरा जीएसटी किया। आज तुमने कोई चैप्टर नहीं किया, आज तुमने पूरा जीएसटी किया है। चेक करो, हमने वैल्यूएशन भी किया, चेक करो हमने रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी किया, चेक करो हमने इनवॉइस वाला पॉइंट भी किया, चेक करो हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला पॉइंट भी किया, चेक करो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई भी किया। अब चेक करो पूरे जीएसटी में से क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए। और तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पूरा जीएसटी तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें जीएसटी याद आ रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 10 का आंसर दिखा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये लो, ये देखो, इसमें 2 लिखा है, वैसे 3 है। स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, डिटेल ऑफ टैक्स हो गया, और इसी में ही इन्होंने वैसे ना आईटीसी वाला पॉइंट लिख दिया, बट मैंने आईटीसी वाला पॉइंट अलग से बता दिया। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, आज हम इतना करेंगे, हमने बहुत कुछ कर लिया। अब जब कल तो नहीं हम मिलेंगे, कल मैंने आपको बता दिया कि मेरी नानी जी एक्सपायर हो गए हैं, तो मेरे को उनकी पगड़ियां हैं वहां पे जाना है पंजाब में।
अगर आसपास होता तो मैं कल क्लास ले लेता, बट मेरे को दूर जाना है तो आने जाने में कम से कम 6 घंटे आने और 6 घंटे जाने में लगेंगे, तो इसलिए मैं कल क्लास ले नहीं पाऊंगा। बट परसों हम पूरे 2 घंटे लगाएंगे इसके ऊपर, और 2 घंटे में हम जीएसटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम परसों वाली क्लास में करेंगे। अब परसों कौन से टॉपिक के क्वेश्चन होंगे उसका पीडीएफ मैं कल शाम तक तुम्हारे ग्रुप्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगा, वो पीडीएफ आप लेके आ जाना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब सारे बच्चे क्या करोगे, इसको लाइक करोगे, कर देना, और खूब कमेंट करना कि तुम्हें प्रैक्टिस सेशन से कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं उनको लगता है ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये फर्ज बनता है देख के हाथ नहीं ऐसे बांध लेने, हर बच्चे के हाथ खुलें और कमेंट करें कि भाई साहब ये सेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपने बताने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी।